आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक वबा पे, एक पैंडेमिक पे जो दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है। मैं बात कर रहा हूँ ऑटो इम्यून डिजीज़ की। हर 12 में से एक शख्स को ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रही है। एडल्ट खवातीन में हर 9 में से एक औरत इसका शिकार हो रही है और मर्दों और औरतों में ये बीमारी इस वक्त कैंसर और हार्ट अटैक से भी ज़्यादा आम है। पिछली 5 से 6 दहाइयों में इस बीमारी के नंबर में 3 गुना तक इजाफा देखा गया। ग्राफ में 3x स्पाइक है। ये ग्राफ आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि क्रॉन्स डिजीज की लाइन बहुत तेजी से ऊपर जा रही है और इसके साथ टाइप 1 डायबिटीज भी। अब हमारे जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम एक बहुत ही पेचीदा और मुश्किल काम कर रहा होता है। यानी इसने बॉडी के अपने सेल्स को भी इस काबिल बनाना होता है कि ये बीमारियों से लड़ें। बॉडी में अच्छे और बुरे जरासीमों में से फ़र्क करना होता है। बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों को अच्छे जरासीमों से बचाते हुए इन्हें मारना होता है, क्योंकि बॉडी को इन फ्रेंडली जरासीमों की भी ज़रूरत होती है, तो इनको अलग किया जाता है। इसमें वायरसेस, बैक्टीरिया दोनों शामिल हैं। अब कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज इन्फ्लेमेशन से शुरू होती है, फिर यहाँ पे बैक्टीरिया और वायरसेस आके अटैक करते हैं, इन्फेक्शन पैदा करते हैं और इस अटैक को रोकने के लिए मुदाफ़ियती निज़ाम फिर इन पे अटैक करता है। वक्त के साथ साथ ये ओवर एक्टिव हो जाता है और जब ये ओवर एक्टिव होता है तो इसकी जद में फिर बॉडी के नॉर्मल सेल्स भी आ जाते हैं, तो यहाँ से फिर एक ऑटो इम्यून डिजीज जन्म लेती है। अब जो सबसे बड़ी वजह है किसी ऑटो इम्यून डिजीज के शुरू होने की, वो है लीकी गट, खाने की छोटी आंत में जहां 90% खाना हजम होता है, खाने में मौजूद न्यूट्रिशन खून में जाता है और जिस्म का हिस्सा बनता है। इस नाली में अगर सुराख हो जाए, छोटे छोटे होल्स हो जाएं, तो जब खाना यहाँ से गुजरता है तो इसमें मौजूद जहरीले मादे, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, वो चीजें जिन्हें हजम हुए बगैर बॉडी में से निकलना था, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, अब इन सुराखों में से निकल के खून में शामिल होने लगते हैं। इस जगह पे यहाँ एक सिंगल म्यूकस लेयर होती है, ये बहुत पतली होती है, प्रेशर की वजह से ये टूट जाती है, रप्चर हो जाती है। तो अब फिर बॉडी ने क्या चीजें जज्ब करवानी है, क्या बाहर भेजनी है, ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो नुकसानदेह चीजें इन होल्स में से निकल के बॉडी के टिश्यूज तक पहुंच रही होती हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी शामिल होते हैं, इनकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन मजीद बढ़ती है और फिर इम्यून सिस्टम यहाँ पे बॉडी की हेल्प करता है, इसे कम करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये अमल बैकग्राउंड में मुसलसल होता रहे तो इम्यून सिस्टम काम कर करके हाइपर एक्टिव हो जाता है, नॉर्मल सेल्स और अफेक्टेड सेल्स में फर्क नहीं कर पाता और दोनों पे अटैक कर देता है, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होने की बजाय मजीद बढ़ जाती है। तो अब ये इंटेस्टाइनल डैमेज हो क्यों रहा है? एक ऑर्गेनाइजेशन है EWG, एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप। ये एक नॉन प्रॉफिट इदारा है जो टॉक्सिक केमिकल्स, पोल्यूशन और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी पे काम करता है। इन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें 10 नए पैदा होने वाले बच्चों के फीटल कॉर्ड सैंपल्स लिए गए, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिससे मां से बच्चे को खुराक पहुंच रही होती है। डिलीवरी के बाद इनका ब्लड सैंपल लिया गया तो इनके ब्लड में 287 इंडस्ट्रियल केमिकल्स इन्हें मिले। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यही केमिकल्स प्लास्टिक में भी मौजूद होते हैं, फसलों पे जो स्प्रे होता है उनमें होते हैं, और ये एक बहुत खतरनाक बात है। फिर आता है ग्लूटेन। ग्लूटेन की वजह से हाशिमोटो और सीलियक डिजीज होती है। ये प्रोटीन इंसान हजम नहीं कर पाता। और अगर आप जानते हैं कि दुनिया भर में उगाई जाने वाली गंदम पे जो स्प्रे किया जाता है उसमें एक हर्बिसाइड केमिकल होता है जिसका नाम है ग्लाइफोसेट। जड़ी बूटियों की पैदावार कम करने के लिए इसे डाला जाता है। इवन हमारा पूरा फूड सिस्टम जिसमें मकई है, कपास है, सोयाबीन, कनोला, इन सब पे भी ग्लाइफोसेट स्प्रे किया जाता है। और ये एक पेटेंटेड एंटीबायोटिक है, एक रजिस्टर्ड एंटीबायोटिक है। इसका रेगुलर इस्तेमाल मुदाफ़ियती निज़ाम को दबा देता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। फिर यही ग्लाइफोसेट लिवर में जो डिटॉक्सिफिकेशन, जो जहरीले मादों को फिल्टर करने वाला प्रोसेस चल रहा होता है, जिसे फेज 1 फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, इस पूरे साइकिल में जो एंजाइम्स यूज हो रहे होते हैं, ग्लाइफोसेट इनकी रिलीज को इनहिबिट कर देता है। तो होता क्या है कि ये केमिकल्स बॉडी में आ तो जाते हैं, फिर इन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। और एक बार गट इन्फ्लेमेशन हो गई तो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन रुक जाती है, और विटामिन डी इम्यून सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है। यहां तक कि अगर आपका विटामिन डी पूरा है तो कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो ही नहीं सकती। फिर सीड ऑयल्स हैं, सोया ऑयल, कनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। अगर आप सीड ऑयल्स के ग्राफ को देखें,
ये पिछली कुछ दहाइयों में एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन है जो कि सीधा ऊपर जा रही है। मतलब लोग बहुत ज्यादा कुकिंग ऑयल्स खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड की भरमार है, फिर रेडीमेड फ्रोजन मीट्स वगैरह, इन सब में सिंथेटिक केमिकल्स डाले जाते हैं, रिफाइंड शुगर, कुकिंग ऑयल, रिफाइंड स्टार्च। एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि इस वक्त किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मौजूद 83% कैलोरीज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की, मतलब 83% प्रोसेस्ड फूड रखा गया शेल्व्स में। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स फिर गट इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। इस लिस्ट में कुछ दवाइयां भी हैं, जैसे कि पीपीआईज जो हार्ट बर्न के लिए या गर्ड के लिए लोग खाते हैं, एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि पहले तो आप इन सारे ऑयल्स को खाने से निकाल दें। आपको क्लीन खाना खाना पड़ेगा। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट मैं रेकमेंड करता हूँ। हाई क्वालिटी एनिमल प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का मीट और गुड क्वालिटी फैट। सब्जियां अगर खा रहे हैं तो हर सब्जी को पका के खाएं, कच्ची सब्जियां ना खाएं। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स जैसे कि लहसुन का अचार, फर्मेंटेड कैबेज मार्केट में मिल जाती है, सावरक्राउट जिसे कहते हैं, घर में भी आप बना सकते हैं। ये प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है, बॉडी में फ्रेंडली जरासीमों को बढ़ाती है और इस डाइवर्सिटी की आपको जरूरत है। कैबेज का अचार आप खुद बना सकते हैं, किमची भी बना सकते हैं। लेकिन अगर लीकी गट आपकी सीवियर है तो इन सब्जियों को भी अवॉइड करें। आप कार्निवोर डाइट भी कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए, लॉन्ग टर्म ना करें, मैं खुद भी कर चुका हूं। तो अगर मसला सीवियर है तो फाइबर और सब्जियों को अवॉइड करें। विटामिन की बात करें तो आपको अपना विटामिन डी लेवल पूरा करना है। तो मैं 30 से 50,000 IUs पर डे विटामिन डी एटलीस्ट एक महीने तक रेकमेंड करूंगा। ग्रेजुअली फिर इसे आप 20,000 IUs पर डे पे लें। एल ग्लूटामीन एक बेहतरीन कंपाउंड है, लीकी गट के लिए फायदेमंद है। आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं और रेड मीट में या किसी भी तरह की एनिमल प्रोटीन में भी ग्लूटामिन होता है। एक और बेहतरीन चीज है क्लोस्ट्रम। पंजाब में हमारे इसे बोली कहते हैं, जो बच्चा पैदा करने के बाद भैंस पहला दूध देती है। ये फुल ऑफ एंटीबॉडीज होता है। इसमें बहुत से नेचुरल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग को रिपेयर करने में मदद करते हैं, यानी जख्म को भरते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन अचानक आपने बहुत ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी मिल्क प्रोटीन्स होती हैं जिससे आप एलर्जिक हो सकते हैं। फिर आजकल क्लोस्ट्रम सप्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं। तो ये वो चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं। और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।